आज हम राष्ट्रपति का अगला और महत्वपूर्ण टॉपिक जिसे कहते हैं महाभियोग, दैट मीन्स प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट लगता सबको टिपिकल है, लेकिन है बहुत इजी और एक महत्वपूर्ण टॉपिक है कि भारत का राष्ट्रपति जो कि संवैधानिक प्रमुख है, संविधान ने समस्त शक्तियाँ राष्ट्रपति को दी है आर्टिकल 52 में, और फिर राष्ट्रपति ने ये शक्तियाँ कुछ शक्तियाँ जो है विभाजित की है, क्लासिफाइड की है और अपने सबॉर्डिनेट्स को दी है। लेकिन क्या संविधान के इतने ऊंचे पद पर बैठे व्यक्ति को भी भारत में हटाए जाने का कोई प्रावधान है? तो बिल्कुल ये प्रावधान है। संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 61 में महाभियोग की प्रक्रिया प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट है। प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट क्या है? बहुत ही सरल है। आप वीडियो को एंड तक देखिएगा और पहले कैसे क्वेश्चन राष्ट्रपति से संबंधित आए हैं, चाहे वो यूपीएससी में हो, आईएएस में हो, चाहे आरएस में हो, चाहे शिक्षक भर्ती में हो, वो भी हम चर्चा करेंगे। तो पहले हम एक नज़र डालते हैं प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट पर। देखिए आर्टिकल 61 में, ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के संबंध में विवरण है और राष्ट्रपति पर जब महाभियोग लगेगा तो किन कारणों से लगेगा। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगने के लिए संविधान का उल्लंघन या संविधान का अतिक्रमण, इन शब्दों के आधार पर लगता है। हालांकि संविधान में कहीं भी किस प्रकार से राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करेगा ये कहीं परिभाषित नहीं है। ये कहीं भी परिभाषित नहीं है कि संविधान का उल्लंघन राष्ट्रपति कैसे करेगा। देखिए इसका एक उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ कि 1975 यानी 1975 से पहले जब राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन लगाना होता था तो राष्ट्रपति स्वयं लगा सकता था, लेकिन वो न्यायिक प्रक्रिया के अधीन था। यानी अगर राष्ट्रपति ने खुद की हठकर्मिता से लगाया तो राष्ट्रपति को न्यायालय में ले जाया जा सकता था। लेकिन 1975 के बाद इंदिरा गांधी जी ने 42वां संविधान संशोधन और 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मंत्रिमंडल की लिखित अनुमति अनिवार्य कर दी। तो ऐसे राष्ट्रपति कई बार ऐसे विवादों में ना फंसे, इसीलिए या राष्ट्रपति को गलती ना कर दें, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को भी आर्टिकल 61 के तहत पद से हटाने का जो प्रावधान है, यानी राष्ट्रपति को पद से हटाने को ही महाभियोग कहते हैं। तो पद से हटाने का जो प्रोसेस होगा वो महाभियोग कहलाएगा। इस पर हम देखते हैं कि राष्ट्रपति पर संविधान का उल्लंघन या संविधान के अतिक्रमण के कारण पद से हटाया जा सकता है। मैंने आपको क्लियर कहा है कि संविधान में कहीं परिभाषित नहीं है कि उल्लंघन किस प्रकार का होगा, लेकिन फिर भी मैंने आप एग्जाम्पल देकर आपको समझाया करने का प्रयास किया है। अब देखिए कि अगर राष्ट्रपति को हटाना है तो राष्ट्रपति को हटाने के लिए आपको ध्यान है कि भारत में जो संसद है उसमें 2 सदन है, एक लोकसभा और राज्यसभा। तो किसी भी एक सदन में राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव लाया जा सकता है, चाहे तो लोकसभा प्रस्ताव लाए चाहे तो राज्यसभा लाए। ये कहीं भी नहीं है कि राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव पहले लोकसभा में लाया जाएगा या राज्यसभा में। दोनों सदनों में से कोई भी राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव ला सकती है। पहली बात ये ध्यान रखना, किसी एक सदन को विशेष कह सकते हैं शक्ति नहीं दे रखी कि वही सदन राष्ट्रपति को हटाने का जो प्रस्ताव है वो लाएगी, या संकल्प कहेंगे उसको, संकल्प पत्र लाएगी। तो अब देखिए, तो जो भी सदन लाएगा, यानी एक सदन लाएगा तो मान लीजिए लोकसभा राज्यसभा, जो भी सदन एक सदन लाएगा, तो पहली बात यह है कि उस सदन के 1/4 सदस्य, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, उस सदन के 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर करके, यानी वो राष्ट्रपति को हटाने का एक संकल्प पत्र लिखेंगे और उस पर 1/4 यानी 1/4 यानी 25% लोग हस्ताक्षर करेंगे और उसकी सूचना 14 दिन पहले, कितने दिन पहले? 14 दिन पहले यानी 2 सप्ताह पहले राष्ट्रपति को देंगे कि भाई हम आपको, राष्ट्रपति जी, हम आपको हटाने के लिए संकल्प पारित कर रहे हैं। उसकी सूचना वह राष्ट्रपति के पास में पहुंचाई जाती है। पहला काम, इसको बोलते हैं संकल्प करना राष्ट्रपति को हटाने का। उसके बाद में प्रोसेस जो होता है कि जो भी सदन, यानी लोकसभा ने अगर 1/4 सदस्यों ने भेजा, तो लोकसभा ने अगर 1/4 सदस्यों ने हस्ताक्षर करके भेजा, तो राज्यसभा राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों की जांच करेगी। यानी जो सदन संकल्प पारित करे, संकल्प पत्र भेजेगा 14 दिन पहले, दूसरा सदन उसकी जांच करेगा कि वास्तव में लगाए गए आरोप सही है या नहीं है। तो एक सदन जो भेजेगा तो राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोप की दूसरा सदन जांच करता है। दोनों में से कोई भी सदन जो भेजता है दूसरा सदन उसकी जांच करता है।
अगर राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोप सही पाए जाते हैं तो दोनों सदन अलग अलग तरीके से, दोनों सदन अपने अपने सदनों में 2/3 बहुमत से, कितना 2/3 बहुमत से अगर संकल्प पत्र को पारित कर देंगे तो महाभियोग की प्रक्रिया जो है वो महाभियोग की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और राष्ट्रपति को उसी समय अपना पद छोड़ना होगा। समझ में आ गया आपको? पहले ये प्रोसेस है जो हमने बताया कि एक दोनों में से कोई भी एक सदन जो है वो 14 दिन पहले लिखित हस्ताक्षर करके 1/4 सदस्य राष्ट्रपति को सूचित करेंगे। उसके बाद में दूसरा सदन जो है वो संकल्प पत्र की जांच करेगा और उसे पारित करेगा और उसके बाद में दोनों सदन अगर 2/3 बहुमत से महाभियोग अपने अपने लोकसभा राज्यसभा दोनों लोकसभा और राज्यसभा दोनों अगर 2/3 बहुमत से पारित कर देंगे तो राष्ट्रपति को उसी समय पद त्यागना होगा। देखिए अब आर्टिकल 61 तो सबको पता है कि महाभियोग है, सब लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 56 यानी 56 ख, हालांकि 56 जो है वो राष्ट्रपति की पदावधि और कार्यकाल का है, लेकिन 56 ख में कहा गया है कि महाभियोग एक न्यायिक प्रक्रिया है, यानी क्या है, एक जुडिशियल प्रोसेस है और इसको 3 चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। कितने चरणों से होता है महाभियोग में? 3 चरण। पहला चरण संकल्प देखा, 1/4 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए और 14 दिन पहले राष्ट्रपति को भेजा। तो सबसे पहले संकल्प लेंगे, वो संकल्प लेने के बाद संकल्प पारित करेंगे, दूसरा सदन जो जांच करेगा वो संकल्प को पारित कर देगा और जब दोनों सदनों ने 2/3 बहुमत से उसको पारित कर दिया कि हाँ राष्ट्रपति को सर तो ये हो गया महाभियोग, इसको बोलेंगे इम्पीचमेंट यानी प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। अब देखिए महाभियोग के बारे में हम और जानते हैं विशेष कि राष्ट्रपति के महाभियोग में कौन भाग लेगा और कौन भाग नहीं लेगा। हमने पहले वाले में राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रणाली पढ़ी और निर्वाचन प्रणाली में देखा कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, भारत में जितनी विधानसभाएं उनके निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पौंडीचेरी के सदस्यों की 70वें संविधान संशोधन के तहत जो कि मई 1992 में हुआ था उनको भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल किया गया। लेकिन आप एक विशेष बात ध्यान रखिएगा, ये आपको ध्यान रखना, ये सवाल भी आते हैं कि अब राष्ट्रपति का जब महाभियोग हटाने की बारी आएगी तो मैं आपको बता दूं संसद के निर्वाचित सदस्य तो भाग लेंगे, वो उसमें भी ले रहे थे राष्ट्रपति को चुनने में और यहाँ भी लेंगे, लेकिन विशेष बात है कि मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं। आपको ध्यान है कि भारत में राष्ट्रपति 14 सदस्यों को मनोनीत करता है, 12 तो करता है लोकसभा, 12 तो करता है राज्यसभा में और 2 सदस्य करता है आंध्र भारतीय लोकसभा में। ये 14 सदस्य जो राष्ट्रपति मनोनीत करता है संसद में, ये 14 सदस्य भी राष्ट्रपति को महाभियोग हटाने की प्रक्रिया में भाग लेंगे, जबकि ये सदस्य निर्वाचन में भाग नहीं लेते। बिल्कुल राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं देते, लेकिन राष्ट्रपति को हटाने के लिए वोट जरूर देंगे क्योंकि चुनाव तो राष्ट्रपति नहीं है। फिर विधानसभा, आपको ध्यान है राष्ट्रपति को एमएलए भी वोट देते हैं। आपको ध्यान है मैंने मत मूल्य बताया था, राजस्थान का मत मूल्य 129 है और उत्तर प्रदेश का 208 है, सिक्किम का 7 है। ऐसे अलग अलग राज्य का अलग अलग 1971 की जनसंख्या के आधार पर मत मूल्य है। लेकिन विधानसभा, किसी भी विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग नहीं लेता है। फिर केंद्र शासित प्रदेश बताया मैंने आपको, दिल्ली और पौंडीचेरी 70वें संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेना अनुमत किया उनको, लेकिन वो भी राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। और सबसे सुंदर बात यह है कि भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे, जो कि 2 बार राष्ट्रपति रहे, और वर्तमान में जो भारत के राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद जी, जो बिहार के राज्यपाल थे, सीधे उन्हें वहाँ से राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए ने उम्मीदवार बनाया और राष्ट्रपति बनाया। तो आज तक इतने जो भी राष्ट्रपति हुए, राष्ट्रपति पद हमारे देश में सर्वोच्च गरिमा का पद है, देश के प्रथम नागरिक का पद है, देश का संवैधानिक प्रमुख का पद है। आज तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चली भी नहीं, यानी प्रथम प्रोसेस तक भी नहीं पहुंचे। तो भारत के सभी राष्ट्रपतियों पर आज तक महाभियोग की प्रक्रिया नहीं चली, लेकिन भविष्य में ऐसा कोई संकट आता है तो राष्ट्रपति को हटाने का प्रोसेस भी हमारे देश के अंदर है, जिसको हम बोलेंगे महाभियोग, प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। और ये जनरल सवाल या गहराई सवाल भी इसमें आ सकते हैं। तो आप देखिएगा ये थोड़ा सा उलझाने वाला है, तो इसमें आप ध्यान रखिएगा कि मनोनीत को यहाँ शामिल कर लिया गया है और विधानसभाओं को केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल नहीं किया गया। निर्वाचित तो पहले भी थे, अभी भी हैं, तो
ये आपको ध्यान रखने वाली जो बात है, ध्यान है। राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया के साथ ही हम लोग कुछ क्वेश्चंस, क्योंकि हमने राष्ट्रपति के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ लिया है, तो कुछ क्वेश्चंस जो IAS UPSC में और SSC में और सेंट्रल डिफेंस सर्विसेज में और स्टेट गवर्नमेंट जो सिलेक्शन बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं टीचर रिक्रूटमेंट के और काफ़ी जो एग्जाम होते हैं उनमें भी वो क्वेश्चंस पुटअप हुए हैं, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और कोई भी जो क्वेश्चंस ही हम देखेंगे वो हमारी जितना हमने स्टडी किया उससे बाहर नहीं आया, तो थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे। और देखिए पहला क्वेश्चन 2018 में IAS यानी UPSC में आया कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन के संदर्भ में विचार कीजिए, कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में विचार कीजिए। राष्ट्रपति का निर्वाचन हमने आर्टिकल 55 में निर्वाचन पद्धति और निर्वाचन प्रणाली के बारे में हमने पढ़ा है। तो क्या विचार करना है कि पहला कथन है प्रत्येक MLA का वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। तो हमने पढ़ा था कि हर MLA का मत मूल्य निकाला जाता है। 1971 की जनसंख्या को आधार बनाया गया था और मैंने बताया था आपको जिसकी जनसंख्या जिस राज्य की जितनी ज़्यादा होगी उसके आधार पर उसका मत मूल्य भी ज़्यादा होगा। इसलिए मैंने बताया था कि उत्तर प्रदेश का मत मूल्य कितना है, 208 था, राजस्थान का 129 था, सिक्किम का 7 था, यानी सब राज्य का जगह होता है। ये प्रथम कथन जो है वो सत्य है। अगर हम दूसरा कथन देखें कि लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है, यानी लोकसभा के सदस्यों का जो वोट का जो मूल्य है राष्ट्रपति के चुनाव में वो राज्यसभा के सदस्यों से ज़्यादा होगा। ये कथन गलत है, क्योंकि हमने देखा था कि संसद सदस्यों का मत मूल्य सभी का एक समान होता है, चाहे वह राज्यसभा का हो चाहे लोकसभा का हो, क्योंकि सभी विधानसभाओं का मत मूल्य का आने के बाद में उन सभी को ऐड कर दिया जाता है और उसमें संसद के निर्वाचित सदस्य 776 233 तो राज्यसभा के और 543 लोकसभा को मिलाकर उसको उसमें डिवाइड करेंगे तो जो 708 जो मत मूल्य आता है, यानी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों का मत मूल्य समान होता है, इसलिए ये कथन सही नहीं है। तो कथन क्या है, कथन फर्स्ट जो है वो राइट होगा। ये जो क्वेश्चन है वो राइट होगा कि MLA का मत मूल्य जो है विधानसभाओं के सदस्यों का मत मूल्य जो सभी राज्यों में अलग अलग होता है और संसद सदस्यों का मत मूल्य जो होता है चाहे लोकसभा और राज्यसभा समान होता है। तो ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में पहला राइट होगा। फिर हम देखते हैं रीट 2017 में 2017 में जो क्वेश्चन आया कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। अब कौन कौन होते हैं आप सबको पता है, फिर भी हम लोग एक बार रिवाइज कर देते हैं। केवल लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, देखो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, लोकसभा के निर्वाचित ही होते हैं, मनोनीत नहीं होते, लेकिन केवल लोकसभा के नहीं होंगे। फिर लिखा है कि लोकसभा के सभी सदस्य नहीं, ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि लोकसभा के सभी का मतलब तो मनोनीत भी आ गया, तो मनोनीत नहीं होगा। तो इसमें केवल लिखा है ये गलत है, इसमें लिखा है सभी यानी मनोनीत नहीं होंगे, ये गलत है। भारत की संसद व राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, ये सही है कि भारत की संसद के सभी संसद के और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे, लेकिन इनके अलावा मैंने बताया था 70वें संविधान संशोधन में मई 1992 में दिल्ली और पांडिचेरी के सदस्यों को भी शामिल किया गया था, तो वो इसमें नहीं है, इसलिए ये भी गलत होगा। तो फोर्थ पॉइंट हम देखते हैं कि भारत की संसद प्लस राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये तीनों सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल होते हैं, निर्वाचन मंडल का भाग है, इसीलिए जो ग है वो राइट होगा। तो पढ़ते समय आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, सब कुछ देखना है, जो एप्रोप्रिएट भाषा ही फंसाती है तो भाषा को समझना है। और सबसे आगे देखते हैं हम लोग, राष्ट्रपति के निर्वाचन में उठे किसी विवाद का निर्णय, यह CDS 2017 जो सेंट्रल डिफेंस सर्विसेज के एग्जामिनेशन होते हैं उसमें ये क्वेश्चन पुटअप किया गया कि तो उसमें ये कहा गया है कि विवाद होगा तो कौन सी संवैधानिक संस्था भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन के विवाद को सॉल्व कर सकती है। तो ये मैं सॉल्व करने से पहले आपको बता दूं कि मैंने अपने वीडियो में क्लियरली कहा है कि अगर ऐसा कोई विवाद हो जाए तो भारत में सुप्रीम कोर्ट और उच्चतम न्यायालय को एकमात्र अधिकार है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों के मामले के निर्वाचन में अगर कोई विवाद हो जाए तो उसका विवाद का जो वाद सुनने का अधिकार है वो सुप्रीम कोर्ट को है
और सुप्रीम कोर्ट उसमें एक ही बार फैसला देगा। पहली सुनवाई में जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया वो फैसला अंतिम होगा, वो अन्य कई वाद योग्य नहीं होगा। तो इसमें हम देखेंगे कि भारत का उच्चतम न्यायालय जो है वो बिल्कुल राइट है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का अंतिम फैसला जो है वो उच्चतम न्यायालय करेगा। और इसके बाद में हम बहुत जल्दी लोकसभा और राज्यसभा के बारे में भी टेस्ट लाएंगे। आने वाले एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चन, कुछ पुटअप क्वेश्चन कुछ हम लोग बना के लाएंगे ताकि आपकी बेहतर तैयारी हो सकता है। धन्यवाद। अगला वीडियो में और जल्द जारी करूँगा। थैंक यू।